नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं अमित सिंह। राजनीति औरत या आदमी में फर्क नहीं करती, जो बीच में आ जाए उसका काम तमाम हो जाता है। राजनीति पर कोई बजरबट्टू काम नहीं करता, इसकी नजर जिसे लग जाए ना कोई वैद्य ना कोई हकीम काम आता है। बड़े बड़े सियासतदान नेताओं को यह पल में चट कर जाता है। पेट ना भरे तो यह राजनीति जनता का शिकार करने से भी गुरेज नहीं खाती। एक बार फिर से जनता राजनीति का शिकार हुई है। पक्ष और विपक्ष के बयानों की विषय वस्तु एक 8 साल की रेप पीड़िता बन गई है। यूपी के एक जिले कौशाम्बी में एक 8 साल की मासूम का रेप हो जाता है। आरोपी गिरफ्तार किया जाता है। आरोपी का पिता बेटे को बेकसूर कहता है। पुलिस की दीदों के सामने जहर खाकर मर जाता है। एक मामला और एक और एंगल सामने आता है। गांव का प्रधान आरोपी को फंसाने के लिए रेप पीड़िता के पिता से रेप का झूठा आरोप लगाने की बात कहता है। यह मामला अभी किनारे लगा भी नहीं था कि यूपी की पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी के दोनों मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर बंटवारे की राजनीति का आरोप लगा दिया। इस मामले को दलित बनाम समण बना दिया गया। सबसे पहले अखिलेश बाबू और ओपी राजभर का बयान सुनिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। 11 साल और 9 साल मिला दे 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। पाल समाज के एक व्यक्ति के ऊपर इनाम घोषित हो गया कौशाम्बी में, और इनके सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी की वजह से न केवल पुलिस पीटी सड़कों पर, बल्कि थाने में सल्फास खाकर के आत्महत्या कर ली। तो क्या ये 20 साल की उपलब्धि मानेंगे हम कि थाने में सल्फास खाकर के लोग जान दे रहे हों और न्याय के लिए उन्हें भटकना पड़ रहा हो? जो न्याय मांगने जाए उसके इनाम घोषित सरकार कर रही है। देखिए, जो दोनों मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं उनमें किस बात की स्ट्रगल है कोई नहीं जानता, और उन्हीं की स्ट्रगल की वजह से ये घटना हुई है कौशाम्बी में। एक कह रहा कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरा न्याय मिले, न्याय होना चाहिए, ये सबकी जिम्मेदारी भी बनती है और सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि लोगों को वहां न्याय मिले। देखिए, यूपी में कोई भी अपराधी अगर शरण लेना चाहे तो वो शरण नहीं पा सकता। उसके लिए जेल ही बेहतर शरण मिलेगी। तो अगर वो यूपी में शरण लेने की कोशिश किया तो उनको पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और कानूनी कार्रवाई करके जेल भेजने की तैयारी। तो अखिलेश यादव सोशल मीडिया से लेकर बयानों तक में हमलावर हैं। निशाने पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य हैं। वो कहते हैं कि रेप पीड़िता के मामले को समण बनाम दलित बना दिया गया। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस अब जाति धर्म देखकर कार्रवाई कर रही है। सपा ने आरोप यह भी लगाया कि झूठा आरोप लगाकर एक लड़के को फंसाया गया। पिता कहता रहा कि मैं दोषी नहीं हूं, मेरा बेटा दोषी नहीं है, और पिता सल्फास खाकर थाने में खुदकुशी कर लेता है। इस मसले पर चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। प्रदीप भटनागर का स्वागत कीजिए, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जितेंद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है। तमजीद अहमद मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। डॉक्टर आलोक पांडे है, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा जितेंद्र वर्मा से होगा। जितेंद्र भाई, एक दलित और एक सवर्ण, दो पक्ष हो गए। एक 8 साल की बच्ची से रेप होता है, पुलिस कार्रवाई करती है। अखिलेश बाबू इस पूरे मामले को दोनों डिप्टी सीएम को घेरते हैं और सवर्ण बनाम दलित बना देते हैं। ऐसा क्यों है? पुलिस कार्रवाई तो कर रही थी। समाजवादी पार्टी जी, कोई भी व्यक्ति हो जो पीड़ित हो उसके साथ खड़ी है। जिसके साथ अन्याय हो रहा है समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी। पुलिस ने अगर समय रहते सही कार्रवाई की होती, न्यायोचित कार्रवाई की होती, तो मुझे लगता है जिस बच्चे के साथ रेप हुआ है जी, उसके साथ जिन लोगों ने रेप किया है, जो आरोपी हैं, वो बहुत पहले उनको सजा मिल जाती, बहुत पहले वो लोग जेल भेज दिए जाते जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा अलग है। देखिए, इनकी मंशा क्या है?
ये कार्रवाई करने में भी जाति और धर्म देख रहे हैं। सोचिए आप, एक मुस्लिम लड़का एक मुस्लिम महिला को छेड़ता है, उसको पुलिस मारती है, इतना मारती है कि वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। बहुत अच्छा किया पुलिस ने, हम पुलिस की प्रशंसा करते हैं जी। लेकिन वही बीजेपी का नेता अगर किसी लड़की का रेप कर देता है जी। पांडे, सत्येंद्र पांडे नाम के लड़के ने लखनऊ में बच्ची का रेप किया। उसकी टांगे मुझे किसी चैनल पे नहीं दिखी, ना उसके पैर में गोली लगी, ना उसको पुलिस ने पीटा, सम्मान पूर्वक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जहां पर आरोपी भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, पदाधिकारी थे। ऐसे कई घटनाएं, चंदन सिंह से लगा के पीएचई के वो 3 बलात्कारी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिन्होंने महिलाओं की, बेटियों की, बच्चियों की सरेराह इज्जत लूटी। ना तो उनके पैर में पुलिस गोली मारती है, ना पुलिस उनके साथ कोई अत्याचार करती है। पुलिस कहती है ठीक है, आपसे अपराध हो गया है, कानून में इसके लिए स्थान है कि हम आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देंगे। लेकिन वही कोई आरोपी मुस्लिम हो जी, वही कोई आरोपी दलित हो तो लखनऊ में एनकाउंटर कर देगी पुलिस और कह देगी वो गोली चला रहा था, हमने जवाबी कार्रवाई में उसको मार दिया। वहीं पर कोई पिछड़ा आरोपी हो तो पैर में गोली मार के गिरफ्तार करेंगे। वहीं पर कोई दलित आरोपी हो तो पैर में गोली मार के गिरफ्तार करेंगे। कोई मुसलमान का लड़का हो तो उसको हाथ पैर तोड़ के इस लायक नहीं रखेंगे कि वो चल पाए अपने। हम कहते हैं अपराध में अगर आप सजा दे रहे, समाजवादी पार्टी कहती है तो पैमाना बराबर का होना चाहिए। शुक्ला जी थे, उनको आपने लाठी नहीं मारी। सिद्दीकी साहब थे, अब्दुल मिल गया तोड़ डालो, दलित मिल गया गोली मार दो, पिछड़ा मिल गया गोली मार दो। ये न्याय का पसंगा बराबर का नहीं है सर। इस पर आरोप लगेंगे और निश्चित तौर पे आने वाली सरकारें होंगी, ये अधिकारी पनिश होंगे, इन अधिकारियों की नौकरियां भी जाएंगी और ये अधिकारी जेल भी जाएंगे जो आज जाति और धर्म देख के अन्याय कर रहे हैं। इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है जी, मैं जवाब ले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आवाज उठाई, कौशाम्बी की, केवल एक पक्ष की आवाज नहीं उठाई जी। ब्रजेश पाठक का ट्वीट पढ़िए आप, केशव मौर्य प्रसाद जी का ट्वीट पढ़िए आप जी। दोनों मुख्यमंत्री एक एक समाज का टेका लेके किस तरह से दोनों समाज को ठगने का काम कर रहे हैं, दोनों समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता ने तो ऐसा ट्वीट किया कि अगर दोनों तरफ सही से पुलिस न्याय करती, जांच करती तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति की जान जाने से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं जितेंद्र भाई, जहर खा के जान चली। जितेंद्र वर्मा जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि इस पूरे मामले को दलित बनाम सवर्ण का रूप दिया जा रहा है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई का शिकार जनता हो रही है। ब्रजेश पाठक और वर्सेस ये केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा है बनस्पत की जनता की बात। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो आरोप लगा रहे जितेंद्र वर्मा, क्या दलित, पिछड़ा, अगड़ा देखकर पुलिस पैरों में गोली मार रही है? बहुत हास्यास्पद यह आरोप है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे लेकर आप क्लैरिटी दें, इसे लेकर आप जवाब दें। प्रदीप भटनागर। जी जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल आपको? हेलो जी प्रदीप, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है। देखिए, मैं अभी वर्मा जी को सुन रहा था। वर्मा जी ने कोई भी कौशाम्बी या जो बलात्कार पीड़ित के विषय में कुछ नहीं बोला, सारी बातें सामने और विधायक और दुनिया भर पे चले गए जी। तो शायद वर्मा जी को पता होना चाहिए कि सबसे बड़े अगर पक्षधर थे तो हमारे दिवंगत नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी सबसे पक्षधर थे बलात्कारियों, ये बोलना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, अगर ये बात करें बलात्कारियों, इतने सारे नाम गिनाए कि आप बताइए आज 2 लाख करोड़ से ऊपर की जो जमीन छुड़ाई गई उत्तर प्रदेश में, वो माफिया कौन थे? समाजवादी पार्टी। कितने बलात्कारों में या बेटी छेड़ने में नाम आ रहे हैं, किनके आ रहे? समाजवादी पार्टी के नेताओं के और उनके आ रहे हैं। मुझसे हमसे मांग रहे हैं, सवाल का जवाब मांग रहे हैं। ये खुद का सवालों का जवाब नहीं है। वही कौशाम्बी है ना, ये वही प्रयागराज है ना, इनका महानगर जिला का अध्यक्ष एक दलित की बेटी के साथ बलात्कार करता, समाजवादी पार्टी बाहर निकालती नहीं है उसे और डीएनए की अलग डिमांड करती है। कितने बेशरम लोग हैं, सोचिए आप इनसे और क्या आप इनको उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जमीन कब्जा के बैठे इनके नेता, बहन बेटियों पर निगाह रख के बैठे इनके नेता। ये समाजवादी पार्टी के लोग जितने बदमाश माफिया पाल रखे थे, जिनका आज टुकड़ा साफ हो रहा है, मट्टी में मिलाया जा रहा है, आज इनको दर्द हो रहा है क्योंकि जमीन खिसक गई है। ये वही अखिलेश यादव है ना, तो 6 चुनाव हार चुके,
और 7वीं बार भी हारेंगे। क्यों हारेंगे? जनता हराएगी ना। ये कड़ा मैच है समाजवादी पार्टी के, वो सामने आ रहे हैं जी। तो जो आपने जो बात आपने, मैं तो इधर उधर बातों पर नहीं जाऊंगा, विषय बड़ा गंभीर है। क्योंकि जिस पिता ने जहर खा लिया उनकी संवेदना मेरे साथ है और मैं बड़ा दुख जताता हूँ विषय पे। नहीं, जांच की बात, जांच के विषय में उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया जिसके थाने में ये मामला आया था। अगर सुन रहे हो मेरे नेता विपक्ष तो समझ ले कि ये होता है लॉ एंड ऑर्डर, कि इंस्पेक्टर को इमीडिएट सस्पेंड करके उसे हटा दिया गया और उसकी नई जांच शुरू कर दी गई SIT जांच के लिए। और आपने अभी कहा था भी, अखिलेश यादव भी बोल रहे थे कि झूठा मुकदमा करके और प्रधान को अंदर कर दिया। प्रधान को हरियाणा से गिरफ्तार करा है जिनमें षड्यंत्र रचा राजनीतिक चुनाव के कारण। क्या जी। इस पर सफाई देंगे तो समाजवादी पार्टी के लोग जी। कि राजनीतिक रंजिश आप यहाँ ले जाएंगे कि आप एक बेटी को झूठे, वो भी 8 वर्ष की बेटी को झूठ के लिए आगे कर देंगे आ रहा हूं जितेंद्र भाई, आ और रहा हूं। पिता गिड़गिड़ाएगा और पिता जहर खा लेगा। पिता ने तो बिल्कुल न्याय के लिए करा काम अपने, को उस बच्चे का सदमा नहीं झेल पाएंगे। नहीं, प्रदीप भटनागर, मैं आपको यहां बीच में रोकूंगा। मैं बीच में रखूंगा। आरोप यह भी लगा कि गांव के एक प्रधान ने जबरन दलित की उस बेटी के पिता से जबरन इन पर आरोप लगवाया कि आप रेप का आरोप लगाइए। ये पूरा चुनावी का प्रधानी का मामला था। पहला, इस पर लेकर क्या क्लैरिटी बीजेपी दे रही है? दूसरा सवाल यह भी है कि जितेंद्र वर्मा पूछ रहे हैं बार बार कि दलितों के पैरों पर ही गोली क्यों लग रही है, राजपूत ब्राह्मणों के पैरों में गोली क्यों नहीं लग रही है? आरोपी तो वो भी है। ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल जितेंद्र वर्मा का है। वो कह रहे हैं कि दलितों के पैरों पे ही गोली क्यों लग रही है। इसका जवाब दीजिए पहले प्रदीप भटनागर, प्लीज क्लैरिफाई करिए प्लीज। हाँ, देखिए, भारत की मीडिया से कुछ छुपा नहीं। अगर ये ढूंढते होंगे दलित, ब्राह्मण, पिछड़ा, बदगुंडा में, बदमाशों में, आतंकवादियों में, हम नहीं ढूंढते जी। बदमाश, गुंडा, आतंकवादी वो अपराधी है तो अपराधी की तरीके से ही लिया जाएगा। हो सकता है समाजवादी पार्टी का कोई नेता हो, उसको लेके बोल रहे हो। ये तो हितैषी उनके भी हैं जो इनके मारे गए अतीक अहमद जैसे भी, क्योंकि इनका तीर कहीं और निशाना कहीं और होता है। क्योंकि आज भी कसक इनके लोगों में है कि आज कौशाम्बी क्षेत्र या प्रयागराज से तो इन्होंने माफिया पाल रखे थे, आतंकवादी पाल रखे थे, आज वो मिट्टी में चुन गए। तो उसका है। तो ये दलित और पिछड़ा शोषित यही खेलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ना दलित चलता, ना पिछड़ा चलता, ना शोषित चलता। हम तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। इनसे ज्यादा यादव, इनसे ज्यादा वर्मा, इनसे ज्यादा पिछड़ा और इनसे ज्यादा ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। ये कान खोल के समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी और मुखिया भी सुन लें कि उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश के अंदर हर वर्ग का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। और आज की तारीख में सबसे बड़ा का नेतृत्व है तो पिछड़ा, दलित और मुस्लिम समुदाय का है इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर। ये भी संज्ञान में देना चाहूंगा। मेरे पास उदाहरण है, मेरे पास चीजें जितेंद्र भाई आ रहा हूं, ठीक तथ्यों में बोल रहा हूं मैं। ठीक है प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं। किसी में बोलना हो तो तथ्यों में बोले। ठीक है प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र भाई, और तथ्यों पर बोलिए, तथ्यों पर बोलिए। देखिए पूरा तथ्यों पर हम बोल रहे हैं जी, और एक एक चीज तथ्यों के आधार पे ही हम गिना भी देंगे अभी जी। लखनऊ बच्ची का रेप, आरोपी पिछड़े वर्ग का, पुलिस इनकाउंटर में ढेर जी। बांदा रेप का आरोपी दीपक निषाद, पैर में गोली लगी, गंभीर घायल। मेरठ में महिला से छेड़छाड़ करने वाला मुस्लिम लड़का, 3rd डिग्री पिटाई, पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया। ये कार्रवाई की हम प्रशंसा करते हैं। ये पुलिस की बहुत अच्छी कार्रवाई थी, ऐसी कार्रवाई करती रहे। बलात्कार जो था, सुनो बीच मत बोलो। प्रदीप भाई रुक जाइए, प्रदीप भाई एक बार में, प्रदीप भाई सुन लीजिए आपका, आपको खाल मौका। उतारने दो इनकी भाई, पूरी खाल उतारने दो इनकी। अरे पूरी खाल उतार लेने दो, सुन लो। अरे हम पूरी खाल उतारते हैं, सुन लो। अरे पूरा पोल खोलने दो, पोल खोलने दो। अरे पूरी पोल खोलने दो। अरे पोर्न इंडस्ट्री के मालिक, अरे पोर्न इंडस्ट्री के मालिक रुक जाओ भाई। अरे पोर्न इंडस्ट्री के मालिक, अरे रोडों पर तुम लोग महिलाओं का रेप कर रहे हो, बातें मत करो यार। रोडों पर महिला का रेप कर रहे हो, इतने धाकड़ नेता तुम्हारी पार्टी में। ये पोर्न इंडस्ट्री चला रहे हो, पोर्न इंडस्ट्री, ये भाजपा के रूप में बातें मत करो। पोल खोल दूंगा पूरी, एक एक महिला का नाम लेके। अब मेरी बात सुन लीजिए। 3 नाम मैंने गिनाए, अब 4 नाम और सुन लीजिए।
चंदन पांडे जी लखनऊ में बच्ची का रेप, सम्मानपूर्वक गिरफ्तार, जेल भेज दिए गए। कौशाम्बी में सिद्धार्थ तिवारी जी रेप, सम्मानपूर्वक गिरफ्तार, जेल चले गए। बस्ती में चंदन सिंह लड़की का रेप, सामूहिक दुष्कर्म, सम्मानपूर्वक गिरफ्तार, जेल चले गए। पीएचयू के भाजपा के आईटी सेल के वो 3 पदाधिकारी जी। रेप, सम्मानपूर्वक गिरफ्तार और सम्मानपूर्वक जेल से रिहाई। किसके पैर में गोली लगी, किसका एनकाउंटर हुआ, कौन मरा, किसका घर गिराया गया, किसके घर पर बुलडोजर, यहां पर स्थिति साफ हो जाती है कि भाजपा सरकार अन्यायी सरकार है, पीडीए के सर के खिलाफ खड़ी है। ठीक। और ये पॉर्न इंडस्ट्री चला रहे हो, ज्ञान दे रहे हो। आज 2500 भाजपा के नेता महिलाओं के शारीरिक शोषण के आरोपी बने घूम रहे हैं। ये चरित्र है भाजपा के नेताओं का। एक से एक धाकड़ पड़े, 20 सड़क पर पॉर्न फिल्म बना दे रहे हो। प्रदीप भटनागर जवाब दीजिए या मैं जाऊं कांग्रेस प्रवक्ता के पास। प्रदीप भटनागर। नहीं बिल्कुल आप जी, मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए लैंग्वेज देखिए कि नेशनल चैनल में बैठ के क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। इन्होंने अपराधियों को जातियों से बांट दिया क्योंकि बेचारे मजबूर हैं। पीडीए करके सारा चुनाव हार गए। अखिलेश यादव बेचारे 0 हो गए। तो ये देखिए आप जातियों में जो बातें बलात्कारियों को मन के विषय में क्या बोलो, ये पॉर्न की बात कर रहे हैं। तो शायद याद होगा कि सांसद के पार्लियामेंट के अंदर आपके सांसद देख रहे थे पॉर्न वीडियो जी, कितनी छूट हुई थी। अगर मुलायम सिंह जी होते तो पूछ लेते उनसे, आप बता देते हैं ये पॉर्न वीडियो विधानसभा में भी कैसे देखी जाती है समाजवादी पार्टी के विधायकों से। आप मुझसे पॉर्न वीडियो की बात ना करें आप, इधर और बहुत सारी चीजें मेरे पास। तो अखिलेश जी के बारे में बताऊं आपको मैं, तो वर्मा जी चुपे रहने दीजिए। बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक बड़े पद में रहे। मैं बोलता मुझे शोभा नहीं देगा क्योंकि आप जैसा मैं नेता नहीं हूँ बोलने लगा, क्योंकि मेरे को जो शिक्षा मिलती है तमीज और तहजीब से बोलने की मिलती है। जो आप नेता तो जातिवाद का कर रहे हैं, ये आपका जरूर स्कैंडल है क्योंकि आपको जातिवाद बांट के ही चुनाव करना है, उत्तर प्रदेश में जीतना है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। चलिए ठीक है। तमजीद अहमद, ठीक है प्रदीप भाई मैं आ रहा हूं या कोई आरोप हो तो ध्यान रखिएगा अपना। ठीक है देखिए प्रदीप भाई यहाँ पे किसी चीज का संकोच मत करिए। प्रदीप भटनागर, इफ यू वांट टू से समथिंग प्लीज बी स्ट्रेट, आप कहिए। अगर वो आप पे आरोप लगा रहे हैं आप सफाई दीजिए, ठीक है। मैं आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखिए क्या बोलते हैं अभी, मैं आ रहा हूं, ठीक है। तमजीद अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता। तमजीद मुझे यह बताइए कि अगर कोई अपराधी सरेंडर कर दे रहा है तो क्या गोली मारना जरूरी है? कोई अपराधी अगर पकड़ लिया जा रहा है तो क्या पैर की गोली भी, बस पैर पे गोली लगना ही एक न्याय का प्रतीक है? जैसा कि बता रहे हैं जितेंद्र वर्मा की दलितों के पैरों में गोली लगती है, सवर्णों जो सवर्ण आरोपी हैं वो टहलते हुए थाने में आते हैं। तमजीद अहमद, देखिए ये विषय है, बहुत गंभीर विषय है। मुझे लगता है कि इसके लिए आपको अलग से चर्चा रखनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि जब अगर ये आरोप है सरकार के ऊपर तो सरकार को एक क्लियर डाटा दे देना चाहिए कि किस जात के लोगों के ऊपर ज्यादा गोलियां लगी है। मेरे पास डाटा तो नहीं है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि सबसे ज्यादा अगर उसमें कोई होगा तो उसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक होंगे। ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जी। और नहीं तो मैं चुनौती देता हूँ सरकार को इस चीज से डाटा रिलीज कर दें कि शहर में जिनकी गोलियां लगी है सबसे ज्यादा गोलियां किनकी लगी। अच्छा, पैरों में गोलियां किसको लगी है इसका डेटा रिलीज करे बीजेपी? जी बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं, अगर वो इस आरोप को नकार रहे हैं तो उनको डाटा रिलीज कर देना चाहिए कि भाई पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी इनकाउंटर हुए हैं, जितने भी लोगों को गोलियां मारी गई हैं, उसमें किस जात के कितने लोग हैं तो आपको डाटा मिल जाएगा। लेकिन मैं चरित्र जानता हूँ इन लोगों के, जो सरकार का राज करने का चरित्र है, ये पूरा सामंती चरित्र है। तो उस बिहार पे मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से सबसे ज्यादा अगर गोलियां किसी को लगी होंगी वो दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक भाई होंगे, और कोई नहीं होगा, क्योंकि सरकार पूरी सामंतवादी विचारधारा से चल रही। अब मैं आता हूँ कौशाम्बी के मुद्दे, क्योंकि मैं खुद कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी आपसे ध्यान लेना। जी देखिए, जिस दिन लड़की को ने बल्कि 8 साल की बेटी कहना बेहतर रहेगा, वो बच्ची है, पीड़िता ने आरोप लगाया कि हमारे साथ ये किया गया है। इन्हीं की पुलिस है, सरकार हमारी तो है नहीं, पुलिस इनकी है, सरकार की पुलिस है। उन्होंने निश्चित रूप से कुछ जांच किया होगा, तभी पॉस्को एक्ट लगाया होगा, उसके बाद रेप के आरोप में उन्होंने लड़के को गिरफ्तार किया, जेल भेज दिया। तो ये तो सवाल भी अगर खड़े कर रहे हो कि प्रधान दोषी है या उनका परिवार दोषी है, तो फिर पुलिस जो आपकी ही पुलिस थी,
उसने पहले रिपोर्ट कैसे दर्ज करके जेल भेज दिया, जेल भेज दिया गया। उनके पिताजी ने आत्महत्या, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगा उनके पिताजी को आत्महत्या करनी पड़ी थाने में जाके। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है कि इनके थाने में आत्महत्या हो रही है। तो सारे सवाल जो भी उठाएंगे प्रदीप जी अपने सरकार के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने आत्महत्या की, उसके बाद राजमार्ग को जाम किया गया, पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया। वो भी बहुत दुखद रहा कि पुलिस को लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था, वहां बलपूर्वक, वहां शांति से लोगों को हटाना चाहिए था। लेकिन लाठीचार्ज किसने किया? सरकार, भारतीय जनता पार्टी से। उनकी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लोग उसमें घायल हुए, बहुत सारे लोग उसमें पीड़ित हुए। तो निश्चित रूप से ये भी सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से पूछी जानी चाहिए कि अपने पुलिस के जरिए उन्होंने क्यों लाठीचार्ज कराया लोगों के ऊपर। फिर एक सामाजिक दबाव बनाया गया, जैसे प्रदीप भटनागर जी यहाँ बोल रहे हैं, वैसे एक सामाजिक दबाव बनाया गया सरकार के ऊपर कि सब लोगों ने आके क्लीन चिट सड़कों पर, जैसा भी प्रदीप जी ने आपके चैनल पे क्लीन चिट दे दिया कि दोषी प्रधान है, पाल जी दोषी है, इन्होंने अभी क्लीन चिट दे दिया। ना इन्होंने जांच की मांग की, ना इन्होंने ये मांग की कि इसमें न्याय होना चाहिए, ना तो इन्होंने ये मांग की कि न्याय के जरिए इसको न्याय मिलना चाहिए, कोई मांग नहीं की, सीधे क्लीन चिट दे दी। यही उस कौशाम्बी के अंदर भी होना शुरू होगा, एक सामाजिक दबाव बनाया गया क्लीन चिट देने का। सड़कों पे सबने लोगों ने उतर के सोशल मीडिया के माध्यम से क्लीन चिट देने का जो था कि क्लीन चिट दे दिया गया कि लड़का निर्दोष है, लड़की दोषी, 8 साल की लड़की दोषी है और लड़का निर्दोष है। ये क्लीन चिट भारतीय जनता पार्टी, उनके अनुसारी संगठन और बहुत सारे लोगों ने एक साथ संगठित होकर क्लीन चिट देना शुरू कर दिया। तो इन्हीं की पुलिस ने अपराधी माना और इन्हीं की पुलिस कह रही है कि क्लीन चिट हम दे रहे हैं। और एक दिन के अंदर मुझे कोई ऐसी नजीर बता दीजिए, आप इतने दिन से बेहद वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक नजीर मुझे बता दीजिए कि एक दिन के अंदर पॉक्सो एक्ट, रेप का जो आरोप है सब हटा के जमानत भी मिल जाती है। तो या तो इसको नजीर मान लिया जाए, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर पॉक्सो का एक्ट लगता है, वो बाद में बरी होते हैं अदालत के जरिए, लेकिन इस बीच में उनका 10 साल का 15 साल का उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। वो न्याय के हकदार क्यों नहीं है भाई? क्या न्याय भी ये देख के दिया जाएगा कि न्याय किसको मिलेगा और किसको नहीं? ठीक है तमजीद, ये पुलिसिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा मसला है और आप बहुत वैलिड इश्यू आपने रेज किया है। तो दोष मत डालिए, पुलिस का तो एक पुलिस भी सरकार का एक हिस्सा है, ठीक है, मेरी बात समझिए। न्याय ये देख के दिया जाने लगेगा कि सामने कौन है, किस जाति का है, किस धर्म का है, किस संगठन का है, किस राजनीतिक दल का है। जब न्यायिक प्रक्रिया ये देख के काम करना शुरू कर देगी तो आप कहीं भी रहेंगे आप सिर्फ अन्याय करेंगे और वही अन्याय वक्त चल रहा है। तो हम लोगों की लड़ाई तो यही है, ठीक है, कि जो भी है, ठीक है, पॉइंट पुलिस ने आरोपी को रेप, अहमद साहब पॉइंट टेकन। आलोक पांडे के पास मैं जा रहा हूं, आलोक पांडे के पास जा रहा हूं, फिर प्रदीप भटनागर के पास जाऊंगा। आलोक पांडे, इस घटना को क्या समाजवादी पार्टी की ओर से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? और चूंकि ये दलित बनाम समण हो गया है, इसलिए निशाने पे ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हैं। अखिलेश यादव बार बार सोशल मीडिया पर और जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है ये बयान दे रहे हैं। आप भी इस बात को क्या जायज समझते हैं कि रेप कांड मामले को बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई बताई जा रही है? सपा इस पर कह रही है और एक आरोप और भी सपा का है कि दलितों के पैरों में गोली ज्यादा और सवर्ण टहलते हुए थानों में जा रहे हैं। आलोक पांडे, देखिए जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के पहले है, लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी के पास है ना। अगर कोई बलात्कार होता है तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो सरकार की है, और अगर कोई गलत व्यक्ति आरोपी बनाया जाता है और कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। लेकिन सरकार इसको लेकर के जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको लेकर के अब आप ये कहें कि सरकार जानबूझ के दलित और सवर्णों के बीच में लड़ाई करा रही है, तो मुझे लगता है कि ये अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे बड़ी ओबीसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, सबसे तो ओबीसी सांसद विधायक दलित सारे भारतीय जनता पार्टी के पास। तो भारतीय जनता पार्टी दलितों का और ओबीसी का समर्थन क्यों होना चाहेगी? वो क्यों अत्याचार करेगी ओबीसी के ऊपर? क्या उसे चुनाव में नहीं जाना है? लेकिन क्योंकि विपक्ष है, अगर कोई घटना घटी है तो राजनीति खेलना विपक्ष का काम है और भारतीय जनता पार्टी को उसका सही उत्तर देना भारतीय जनता पार्टी का काम है। अब देखिए जो समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है और कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, इनके थोड़े टेस्ट का विश्लेषण कर लिया जाए तो ये समझ में आ जाएगा कि पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं उनकी सत्यता है। क्या अखिलेश यादव सरकार के समय में मुजफ्फरनगर दंगा याद है किसी को? मुझे लगता है सबको याद होगा। जो आरोपी था उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के ले जाया गया था
और विशेष सुरक्षा प्रदान की गई थी। ये था समाजवादी पार्टी का शासनकाल, जहां हिंदुओं के साथ सामूहिक रूप से अन्याय किया जाता था। ये है समाजवादी पार्टी का चरित्र। ये तो हिंदुओं को चागड़ा पछड़ा दलित में बांट रहे हैं, इन्होंने सामूहिक हिंदुओं के साथ अत्याचार किया था और मुसलमानों का पक्ष लिया था। ये पार्टी आरोप लगा रही है, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अब रह गई बात कांग्रेस पार्टी का चरित्र देख लेते हैं। भारत में जितने हिंदू मुस्लिम बड़े राइट्स हुए वो कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए, सबसे ज्यादा बड़े कत्लेआम चाहे मुसलमानों को हो चाहे हिंदुओं का, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में हुए। और हिंदुओं को न्याय नहीं मिला कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में। ये आरोप लगा रहे हैं एक बलात्कार की घटना पर, जो सामूहिक नरसंहार के लिए उत्तरदायी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे कांग्रेस पार्टी हो। ये दोनों पार्टियां सामूहिक नरसंहार के लिए उत्तरदायी है। थोड़ा गरम दे देना। कम से कम गिरा माँ में भी झांक देना चाहिए कि बलात्कार की घटना है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। अब कोई आरोपी अगर दलित है, पिछड़ा है और वो लाइन ऑर्डर को चुनौती दे रहा है तो लाठी चलेगी, गोली चलेगी। अगर कोई विकास दुबे का भूल गए इनका उत्तर क्या, वो ब्राह्मण नहीं था, उसे तो ये भी आरोप लगा था कि सत्ता पक्ष का समर्थन प्राप्त था बहुत सारे नेताओं का जी, और उसके बाद में भी उसे गोली खानी पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी जी। तो मुझे लगता है जितेंद्र भाई, मैं आ रहा हूं। जाति ढूंढने की परंपरा, अपराधियों में जाति और धर्म ढूंढने की परंपरा भारत का विपक्ष ही कर सकता है। बहुत महानता का कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर अपनी सत्ता के समय का भी कार्यकाल याद रखें, जहां मुसलमानों के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के चरम बिंदु तक जाती है और फिर हिंदुओं को जातीय विभाजन करती है। ऐसा विभाजन भारत की जनता अब इस समय स्वीकार नहीं करेगी और चुनाव इसका परिणाम बताते हैं। इनके साथ में ओबीसी है बड़ी मात्रा में, दलित है इनके साथ बड़ी मात्रा। ठीक है आलोक पांडे। जितेंद्र वर्मा, आलोक पांडे कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खुद के गिरेबान में पहले झांक कर देखे और इनसे तो इसी तरह की राजनीति की उम्मीद है। जितेंद्र, विश्लेषण जब एक पक्षी होता है तो सामने भले न लिखता हो बीजेपी स्पोक पर्सन, लेकिन दिल से होते। अरे वो राजनीतिक विश्लेषक है जितेंद्र भाई। सुनिए भाई, देखिए, या तो आप बोल लीजिए हम बोल, अगर आपको बोलना है तो आप ही बोल लीजिए। आप बोलिए। मेरे साथ दुर्भाग्य है, आप मत बोलिए अमित जी, हमको दे लेने दीजिएगा। अगर कोई आपके खिलाफ बोल रहा है तो वो बीजेपी का प्रवक्ता है। बस इनको तो जितेंद्र वर्मा, अगर आपकी बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता, आपकी बात से कोई राजी नहीं है तो वो बीजेपी का प्रवक्ता हो गया। बताइए। अच्छा बिल्कुल, सुनिए मेरी बात। हाँ बताइए जितेंद्र भाई। मैं साबित कर दे रहा हूँ। हाँ बताइए। मैं साबित किए दे रहा हूँ। बताइए। अगर इन्होंने बहराइच दंगे का भी जिक्र किया होता, सहारनपुर दंगे का भी जिक्र किया होता, कैराना और शामली के दंगे का भी जिक्र किया होता, कानपुर के दंगे का भी जिक्र किया होता और साथ ही कहा होता कि कन्नौज में जो मंदिर में गाय का मांस फेंका था भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, और जो अयोध्या में बीजेपी के लोगों ने मंदिर में गाय का मांस फेंका था, वो निंदनीय था। शर्म आनी चाहिए भाजपा के लोगों को। अगर एक सेंटेंस हमारे विश्लेषक भाई कहते तो बड़ा ईमानदारी का इनके ऊपर टैग लग जाता। अभी कितने हजार हिंदू मर गए इनकी सरकार में, भाजपा की, अब कहां कहां मर गए और किस किस कारण मर गए पूरी दुनिया जान गई। समाजवादी पार्टी हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जो पीड़ित है। हमने इतने उदाहरण गिनाए। विकास दुबे की बात, मुजफ्फरनगर में किसके साथ खड़े थे आप? उसने तो एक ही दिन में, मुजफ्फरनगर में किसके साथ खड़े थे सर? सुनो मेरी बात, एक ही दिन में 8 पुलिस वाले। मुजफ्फरनगर में किसके साथ खड़े थे? हिंदुओं के साथ खड़े थे? अरे जो केवल मुसलमान ही पीड़ित था। लोग आतंकवादी विशेषज्ञ हैं, आप उनके आतंकवादियों को तो हाथ छोड़ रहे थे। तो ये भाजपा के अघोषित आतंकवादियों को आप न्यायालय से छुड़ा रहे थे। न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी? समाजवादी पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी होती है। आतंकवादियों का समर्थन आप कर रहे थे, आपके नेता। की विचारधारा के लोग याद दिलाओ, हम जानते हैं आप लोगों का देश की आजादी प्रयाग में योगदान नहीं है। कुत्ते से कौन हम लोग देश के साथ गद्दारी करते आए हो। बता दीजिए सबूत है। अंग्रेजों से माफी मांग के पेंशन लेने वाले लोग, अब मिर्च लग गई। देखो इसको, ये बीच में बोलने लगे।
अरे मिर्च क्यों लग रही है? हाँ भाई, माफी अब तो किससे उदाहरण मांगा? बता रहे हैं ना, जरा सफाई दे किसने दीजिए। दिया? अंग्रेजों की गुलामी किसने की? क्रांतिकारियों की मुखबरी कौन करता था? 52 साल तक नागपुर में तिरंगा किन लोगों ने फहराया, और जिन लोगों ने तिरंगा फहराया उनको जेल किसने भिजवाया? उन लड़कों को अरे जरा जेल मुलायम किसने सिंह को भिजवाया? बताइए, कुत्ते से हैं? जब हाथ में आ रहे थे तो क्या था वो? मेघालय में तिरंगा और जलाने 50 वाली सालों पार्टी के के साथ सरकार किसने बनाई? कश्मीर में एक दल को आतंकवादी दल कहने वाले लोगों ने 370 किसने उनके खत्म साथ किया? सरकार बनाई। उन लोगों से बड़ा 370 एक्ट में खत्म किया था कश्मीर में। हो नहीं सकता है देश में। भाजपा के 370 लोग किसने खत्म किया? लोग हैं और 2-4 लोग प्राइवेट पैसा देके इसीलिए बुलाए जाते हैं। वो अतीत अहमद जो इतना बड़ा गुंडा था, 30,000 ले आप लेते उसके हैं। चुनाव लड़ाते थे अपनी पार्टी से। हम इन लोगों की सच्चाई जानते हैं। आप तो गुंडों को समर्थन करने वाली पार्टी है ना, है ना? भाजपा गुंडों को की चुनाव लड़ाने में भाजपा नंबर की एक पार्टी। दलाली करने के अलावा इन लोगों के पास कोई काम नहीं है। कोई गुंडों का विश्लेषण- आलोक समर्थन पांड्या करने वाली भाजपा की नंबर एक दलाली पार्टी। कर रहे हैं। देखिए जितिन कोई भाई, अब बिल्कुल दलाल है लोग, हो ही नहीं सकते। अगर अरे दलाल कहने नहीं दीजिए ना, होते, इनके कहने से मैं दलाल थोड़ी ना हो जाऊंगा। जो हाथी निष्पक्ष अपनी होता चाल चलता है। वो दोनों तरफ की बात करता है, और जो दलाल हाथी होता है जिसको एक भौंकना तरफ की है, बात भौंकता करता रहता है। भाई एक ही तरफ की बात कर रहे हैं हम, तो एक घोषित प्रवक्ता है। जितेंद्र जी, तुम तो हाथी घोषित अपनी चाल दलाल हो। चलता है। आप क्या घोषित दलाल हो बीजेपी के? ठीक है, एजेंट हो बीजेपी के। हम एजेंट नहीं है, हम घोषित स्पोक पर्सन है। हम उन्हीं की बात करेंगे, हम सच की बात करेंगे, आप नहीं कर पाओगे। हम बीजेपी की जो खामियां बता रहे हैं लेकिन आपको स्वीकार नहीं होंगी, क्योंकि आप तो उन्हीं आप की तरफ कमियां से बोल रहे हो। बताइए, आप लेकिन स्वीकार जिस करोगे। तरह से भारतीय समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, मैं उसे हमेशा खंडित करता रहूंगा, और आपके अरे तुम लोग जितने भी देश को कीचड़ हैं उनको स्वीकार करूंगा। ईश्वर आप वैसे मुझे भी। दलाल कहिए, मैं स्वीकार करूंगा उसे। साथ खड़े हो आप लोग। आप मुझे जिन्ना कहते की नहीं मजाक दलाल, पर- मैं हूँ हिंदुओं का दलाल। अडवाणी अगर मुझे ने- दलाल बनना पड़े अरे हिंदुओं का, जिन्ना की मैं दलाल मजाक बनने पे के लिए फोन तैयार किसने हूँ। चलाया? आप किसने जैसे चलाया? हिंदू जिन्ना की मजाक पे निर्तुल तुम्हारा करता अडवाणी- रहूंगा, एक्सपोज एक करता भाजपा के रहूंगा। नेता अडवाणी जी। आप जैसे हिंदू आप शर्म जयचंद करो। हैं। तुम लोग मैं जयचंदों को जानते बिल्कुल हो। बर्दाश्त नहीं और करूंगा। घिनौनी सोच के लोग हो। आप जैसे हिंदू ही हैं जो इस देश को खत्म करने में लगे हुए हैं। आतंकवादी भी बीजेपी ने पाल के रखे आप हैं। मुझे दलाल कहते रहिए, समय समय पर मैं हमले हिंदू हो रहे हैं। होके ये एकाकी भी एक सुनता षड्यंत्र रहूंगा। है। देश में सरकार लेकिन आप बनेगी, जैसे लोगों को ये एक्सपोज सब करता मोदी रहूंगा। साथ जेल जाने वाले हैं। और जितने भी इनके अपराध का जो आलोचना करिए, पैरोकार लेकिन हैं, अपराध में जाति ढूंढना बंद करिए। जेल में होगी। प्रदीप जाति भटनागर में आ ढूंढना रहा हूं। बंद करिए जाति का। ठीक है इन्हें प्रदीप, जांच करवाओ। 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया? करवा पाए? सतपाल मलिक को जेल भेजे दे रहे थे। अरे शर्म कर लो, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक ढपली एक राग गाना है, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। आतंकवादियों हैं? को न्यायालय में बचाने का काम करने वाली अरे पार्टी मुझे कोई सबक न दे। पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी, आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आतंकवादियों को समर्थन करती है। जब बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। आपको शर्म आनी चाहिए। टेररिस्ट की समर्थक पार्टी है आप। न्यायालय से फटकार लगी थी आपके नेता को, हवाई जहाज से और बाद में उनको सजा हुई थी। उन सारे आरोपियों को जिनको आपका नेता बचाने की कोशिश कर रहा था धर्म देख करके। तुम लोग आप सिर्फ हरा चश्मा लगाते हैं। लाल टोपी पहनना बंद करिए और हरा चश्मा लगाना शुरू करिए। आप सिर्फ आपको सिर्फ हरा दिखाई देता है। अरे तुम लोग आतंकवादियों गेरुआ को- भगवा हिंदू तो दिखाई नहीं देता आपको। अडवाणी जिन्ना की- हिंदुओं का भी दर्द मजाक पर समझिए। फूल अच्छा है। आप हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं? बीजेपी के शर्म आनी चाहिए आपको। हिंदू बन करके आप इस तरह का काम करते हैं, हमको बांटने की कोशिश करते हैं। 1000 साल तक हम बटे रहे, कितना बांटेंगे आप हमें? खोल रहा हूँ इसीलिए। हिंदुओं को बांटना बंद करिए अरे और सरकार की कमियां गिनाइए, लेकिन जाति आधार पर नहीं। चाहे वो गुजरात आप बताइए कि बच्ची का रेप हुआ, तो सड़कों पर उतरिए उसके लिए। हिंदुओं की अन्याय के साथ तुम लोग साथ मत दीजिए, लेकिन जाति करेगा भवन बंद करिए। आपका नेता भी बंद करे और आप भी बंद करिए, नहीं तो उसके बाद वो हथौड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का हुआ है। जनता ने मोदी योगी को आपकी धो पार्टी दिया। का हाथ वही होगा, नामो ये आप भी निशान समझ निकाल लीजिए के बाद- और आपका नेता भी समझ नामो ले। निशान 2027 में भाजपा का आप कुछ भी कहते रहिए, उत्तर प्रदेश की जनता 2012 से आपको स्वीकार नहीं कर रही है। करते रहिए, तरक्की होती है यही राजनीति। तुम लोग बरसाती असफलता और भी आगे मिलेगी आपको अगर उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को इस तरह से जातीय आधार पर बांटने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। धोया यूपी में, पटक पटक के धोया यूपी में। 24 में जनता ने यूपी में धो डाला मोदी सहयोगी को। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी तुम्हारा पता चलेगा 27 में, जड़ समाप्त कर देंगे तुम लोगों की।
जड़ खत्म हो जाएगी बीजेपी। मुझे लगता है प्रदीप भटनागर, आलोक पांडे आपका काम आज कर रहे हैं। प्रदीप भटनागर, बहुत गंभीर आरोप जितेंद्र वर्मा ने लगाए हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह की आइटनरी, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, अखिलेश यादव का बयान, उसके बाद आपकी पार्टी की तरफ से सफाई आई, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम जाति और धर्म नहीं देखते हैं, हम कार्रवाई करते हैं चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर पुलिस भी गलती करती है तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कौशाम्बी रेप का जो मामला है, इस पर पिक्चर क्लियर क्यों नहीं हो रही है सर? क्यों नहीं क्लैरिटी आ रही है? प्रदीप भटनागर। पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री, पहले उनकी बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास किया है वो जातीय धर्म देख के नहीं करा है। चाहे जल से या नल से जल देना हो, या छत देनी हो, या टॉयलेट देना हो, धर्म देख के नहीं दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में अगर दिया गया, सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय और दलित को दी गई है जो सुविधाएं दी गई है, प्रधानमंत्री के तहत भी और माननीय मुख्यमंत्री जी के तहत भी। अभी मैं सुन रहा था किस प्रकार से अभी राजनीतिक विश्लेषक के पीछे पड़ गए वर्मा जी, क्योंकि एक आईना दिखाया, क्योंकि उनके मुताबिक नहीं बोला तो वर्मा जी बदतमीजी पे आ गए। वर्मा जी तो मैं तो पूछना चाहूंगा, वर्मा जी 850 से ऊपर दंगे अखिलेश यादव ने कराए, उसकी जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर देंगे आप? कितने हिंदू मरे, एक मुसलमान गिरफ्तार नहीं कराया गया। यादवों का इतना खौफ है आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर, यादवों का इतना खौफ है कि गांव में अभी भी दलित पिछड़ा डरता है। किसी की बहन बेटी उठा के ले जाते हैं यादव समुदाय के। जितेंद्र वर्मा को ऑडियो दीजिए पीसीआर, बोल रहे हैं वो जी। प्रदीप जी बोलिए। सर मैं देखिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। हाँ। अगर कोई बोलेगा तो चुप बैठ जाऊंगा मैं। नहीं आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ, अब कांग्रेस के प्रवक्ता आज बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे नारायण दत्त तिवारी जी के बाद आज तक आपका मुख्यमंत्री नेता विपक्ष नहीं बन पाया, क्यों नहीं बन पाया? ऐसी कौन सी करनी गंदी थी आपकी तो तिवारी जी के बाद आज तक कोई मुख्यमंत्री या नेता विपक्ष नहीं बन पाया? बताइए आपकी कौन सी करनी कतरी है जो आपके 2 ही विधायक रह गए, कोई बड़ी मुश्किल से बने। उत्तर प्रदेश की जनता से समाजवादी पार्टी के साथ राहुल गांधी ने झूठ बोला, गरीबों के साथ छलावा करा कि 8,500 रुपए मिलेंगे 5 तारीख से। कहाँ है वो 8,500 रुपए जो वादे करे थे आपने? क्यों नहीं देते आप पिछड़े दलितों को? भाई आपको जिताया, अखिलेश यादव को देता, विपक्ष 3 नंबर का बनाया, मगर आपने क्या दिया उनको? हिंदुओं को बंटवारा करके आप राजनीति करते हैं। क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, पाल हिंदू नहीं है, कोसी हिंदू नहीं है, कोरी हिंदू नहीं है? मगर नहीं, आपको वोट बैंक के चक्कर में जातियों में बांटना है। और वही राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे, ये कर रहे कौशाम्बी में रहते हैं। अरे आप कौशाम्बी में रहते हो तो राहुल गांधी ने पूछ तो सही, इतना बड़ा महाकुंभ लगा आपकी कौशाम्बी में, जिसको अरबों खरबों रुपए का रोजगार मिला वहां के लोगों को, क्यों नहीं गई कांग्रेस वहां नहाने के लिए? राहुल गांधी क्यों नहीं गए? जवाब नहीं मिलेगा। नहीं, जवाब ले लेते हैं, तमजीद अहमद जवाब देंगे। प्रदीप भाई, और जितेंद्र भाई मैं आ रहा हूँ, थोड़ा कांग्रेस से जवाब ले लो, कांग्रेस से जवाब। एक सेकंड जी प्रदीप जी पूरा कर लीजिए, पूरा वक्तव्य में पूरा कहा कि थाना इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया, मगर तसल्ली नहीं हुई इनको बोल के। मैंने ये अभी इन्होंने कहा कि वहां लाठी चार्ज गई, जो रोड पे हाईवे बसें तोड़वाते, जो लुटाई हो रही थी वो करवाते, जो कारों को जो आग जलाने की कोशिश उसको करवाते। ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है। मैं कांग्रेस के महोदय से कहना चाहूंगा, या तो पिछौटा सीधा कर दिया जाता है एकदम, अगर लॉ एंड ऑर्डर को कोई मिस करेगा तो मैं भी ध्यान रखे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी राजनीति उत्तर प्रदेश में करनी है तो तमीज से, नहीं तो पिछौंडे लाल हो जाएंगे। तो आप राजनीति हिंदू धर्म पे ना करें, दलितों को बांट कर, पिछले को बांट के। जब SIT घोषित हो गई है, इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और दिखाने के लिए भारत की मीडिया बैठी है कि क्या न्याय और क्या नहीं हुआ है। उठाए जो मर्जी बोल के चले गए। और ये क्या कह रहे थे, बहराइच और दंगे और कानपुर के दंगे और इन्होंने सहारनपुर के दंगा, आप बता देता हूं इनके दंगों का भी। उन्हें समाजवादी पार्टी के लोग सुन ले ध्यान से, सहारनपुर के अंदर इन्हीं का निगम पार्षद था, लकड़ी मार्केट सहारनपुर का इनका निगम पार्षद था, जो जनता को इकट्ठा करके स्टेशन के पास गुरुद्वारा है वहां लेके गया था पथराव करने के लिए, समाजवादी पार्टी का निगम पार्षद। और कानपुर में जो दंगा हुआ उसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के विधायक ने करा। पढ़ लिया करो कुछ, प्रवक्ता बन के बैठ गए, बोलना ही बोलना आता है। बहराइच की बात कर रहे थे इन्होंने यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी की बात करी, वो सब जेल के अंदर हैं। गोली किसे मारी जाती है? गोली उसे मारी जाती है जो अपराधी भागता है या गोली चलाता है। अखिलेश यादव के लिए गोली मार दी तो कई बार बदतमीजी कर चुके।
राम गोपाल यादव जी कई बार बदतमीजी कर चुके हैं हिंदुओं के बारे में। यादव को गोली मारने की, अरे तुम लोगों को जड़ सहित मिटा डालेंगे हम लोग देश में। देश में तुम्हारा बीज नहीं रह जाएगा। अखिलेश यादव की तरफ आंख उठा के देखोगे तो तुम लोगों का बीज खत्म कर देंगे, जड़ के खत्म कर देंगे। मालूम है तुम्हारा योगी मोदी कोई बचेगा नहीं देश में। अखिलेश यादव की तरफ आंख उठा के देखा, जड़ बीज भाजपा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। औकात में बात कर, 2 कौड़ी के आदमी अगर अखिलेश यादव के लिए बोलेगा ना तो तुम लोगों का जड़ बीज खत्म कर दूंगा। ये योगी मोदी भी दिखेंगे नहीं तुम्हारे देश में कहीं। क्या 2 कौड़ी के आदमी सामने होता तो तुझे बदतमीज आदमी बहुत समय सुना बदतमीजी गोली मारने की बात अखिलेश 2 यादव कौड़ी का आदमी तो सुनाइए। अखिलेश यादव को तो गोली मारने की बात करोगे? तुम्हारी हैसियत है अखिलेश यादव को गोली मारने की? तुम ये बात करोगे बस अखिलेश यादव के लिए? ये भाजपा का जड़ बीज खत्म कर देंगे हम लोग इस भूल समाजवादी पार्टी की भूलने में तुम्हारा जड़ बीज खत्म कर देंगे। कोई नेता धरती पर रहने नहीं बचेगा। क्या बात है तेरी? बदतमीज कहीं का अखिलेश यादव को मार डालने की बात करता है जानते? अरे हम जो करेंगे अपराधियों की बात कर रहे हैं। हम तो हमने तो अखिलेश यादव की बात करी है, हमें तो अपराधियों की बात करी है। पुलिस अखिलेश यादव को अरे ज्यादा सुनते हैं, अखिलेश यादव को गोली मारने की बात ज्यादा सुनते हैं। तुम भी बोल लो आप अरे सुन नहीं आती तुमको? करेंगे अपराधियों को, पूर्व मुख्यमंत्री को गोली मारने की बात कर रही हो? तमीज नहीं है तुमको? क्या प्रति भटनागर आपने ये बात कही है? प्रति भटनागर आपने ये बात बोली है? जितेंद्र, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो अपराधियों की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुन लीजिए वर्मा जी। अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी, 800 से ऊपर दंगे कराए। अरे आपसे बड़ा अपराधी कोई नहीं हो सकता है उसमें। अरे सुन लो, और इंडस्ट्री चला लो, अपराधियों की पूरी नर्सरी है आपकी। भाजपा के रेप और हत्या नर्सरी तुम्हारी है, आप बता नहीं सकते। अपराधी तुम हो। 20 विधायकों के नाम बता दूंगा। पूरी अपराधियों से भरी हुई है। अरे तुम्हारा पूरा अपराधियों की गंगोत्री है भाजपा। माफियाओं से भरी हुई है। अरे तुमने तो घर में कब्जा कर लिया, आतंकवादी का तुम लोग बोलते हो। तुम लोगों ने। अरे चोरी करने में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, दंगा कराने में समाजवादी पार्टी के नेता हैं। कन्नौज में मांस खिंचवाया आप लोगों ने, मंदिर में गाय का मांस खिंचवाया आप लोगों ने। पार्टी के नेताओं का नाम आता है, कार्यकर्ताओं का नाम आता है। बीजेपी के तुम्हारे लोग जिसका संरक्षण दे रहा हो मुखिया, या उसे छोड़ दिया जाए क्या? उसे अपराधी नहीं बोला जाए? हाँ तो भाजपा के लोग गाय का मांस फेंकने के लिए अथराइज है। अरे गोंडा में तुम लोगों के लोगों ने गाय काट दी, शर्म नहीं आती है दंगा भड़काने के लिए? आपने देखा है? सबूत है आपके पास? दिखाएंगे आप? तुम्हारे ही लोग थे। बोलने से मतलब है, बोलने से मतलब तुम्हारे लोगों ने जो मर्जी बोल के चले जाइए आप। उसको तुम लोगों ने मारा पहनाया। अच्छे आप पे होते नहीं है बोलने के लिए, जबरदस्ती गाजियाबाद के अंदर, गाजियाबाद जिले में मंसूरी थाना मसूरी, बुलंदशहर में समाजवादियों के नेताओं ने फूंक दिया उसमें। कहाँ चले गए पुलिस वाले पता नहीं चला। उनको ये लोग वो लोग हैं, ये लोग वो लोग हैं कि इनके मुखिया विधानसभा में विधायक पारित करते हैं कि जो निवास सुरक्षा की दृष्टि से मुख्यमंत्री को अलॉट हुआ है वो सारी जिंदगी उन्हें होना चाहिए। और जब सॉरी माफी चाहूंगा, अरे अपने मुख्यमंत्री की सदन में भाषा देख लो पहले, फिर हमारे नेता की बात करना। वर्मा जी सुन लीजिए, सुनने की क्षमता नहीं है ना आप में? मैंने आपको बहुत ध्यान सुना, आपने कितना जिंदा गंदा बोला मैं सब सुना आपको। मैं तो फिर भी आपको आप करके तमीज से बोल रहा हूं। गोली मारने की बात करेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। अपराधी को लगेगी गोली, अपराधियों को गोली लगेगी। तुम बता सको तो। अरे अपराधी सत्येंद्र पांडे को गोली क्यों नहीं लगी? चंदन सिंह को गोली क्यों नहीं लगी? तुम्हारे कैसे मारेंगे? उनको गोली क्यों नहीं लगी? समाजवादी पार्टी की नहीं थी। अरे मैं तो पूछा चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश की है, भेदभाव करने वाले लोगों जवाब दे दीजिए मेरे दलित पिछड़े को गोली मारोगे? जवाब दे दीजिए दलित पिछड़े को एक बात का जवाब दे दीजिए। जो पुलिस उत्तर प्रदेश की आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में काम कर रही है जी, वही पुलिस क्या समाजवादी पार्टी सरकार में काम नहीं कर रही थी जी? तो बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा था, तो थाने में रेप हो रहे हैं आपकी सरकार में, हो रही थी, थाने में हत्या हो रही है आपकी सरकार में, थाने में आत्महत्या कर रहे हैं आपकी सरकार में, कस्टोडियल डेथ में आप नंबर 1 पे हो। वर्मा जी बहस कर रहे हैं, मैं बहस करने नहीं आया हूँ। एनसीआरबी इस बात को कहता है
आप नहीं मैं बहस मानोगे, करने नहीं आया एनसीआरबी का हूँ, डाटा उठा मैं के देखिए। विषयों का जवाब देने आया हूँ। आप कर रहे हैं बहस यहाँ बैठ के जबरदस्ती की। आप किसी विषय मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, कोई सवाल जवाब नहीं कर रहे। आप जबरदस्ती कह बहस रहे कर हैं रहे हैं, NCRB जल्दी का कर डाटा दे। हमारा नहीं मुझे है। बहस नहीं करनी। एनसीआरबी का डाटा मेरा आप पे नहीं कोई है। डाटा नहीं है, आप पे एनसीआरबी नेशनल क्राइम आप पे ब्यूरो कोई डाटा नहीं है, आपकी ये समाजवादी बात। पार्टी नहीं चलाता है उसको। आपके पास कोई डाटा एनसीआरबी नहीं है, आपके समाजवादी पास। पार्टी नहीं संचालित करती है। आप अच्छा बता बताइए दीजिए अगर एनसीआरटी एनसीआरबी में, हम सुन संचालित लीजिए। करते हो। नहीं आप बताओ, एनसीआरबी हमारी है। एनसीआरबी किसकी अच्छा है? मुझे एक छोटी सी सरकार बात की एजेंसी बताइए, है। एक मिनट सुन लीजिए। दलित सुन उत्पीड़न में लीजिए, यूपी नंबर एनसीआरटी 1, ने कहा, जितेंद्र भाई, सुन लीजिए, यूपी सुन लीजिए, नंबर जितेंद्र 1, भाई। कैस्टोडियल डेथ में यूपी नंबर 1, अपराध में यूपी नंबर 1। आपकी ही तो एजेंसी कह रही है। जितेंद्र भाई हम जवाब क्या तो कह ले रहे हैं? लीजिए, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। भाई प्रदीप ये भटनागर, जवाब प्रदीप जवाब भटनागर, देते हैं। प्रदीप भटनागर। चलिए मैं तो केवल एक ही सवाल पूछूंगा, अगर हो सके दे देना। एनसीआरटी ने जो भी नाम ले रहे एजेंसी का, उन्होंने एक लिस्ट जारी करा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल के जीती है कि आप गरीबों को, दलितों को 8,500 रुपए देंगे, साल में 1 लाख रुपए देंगे। तो बताइए वो रिपोर्ट सच है या झूठ है? ठीक है, देखिए, जवाब दीजिए। पहली बात, जो भी प्रॉमिस कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है जी। वो सरकार बनने पर ही सरकारी धन से उसको करती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी दल की सरकार हो। हमारी सरकार रही, हमने 50 लाख महिलाओं को यूपी में 500 रुपया दिया। हमने एक मेट्रो चलाई लखनऊ में। अगर यूपी में दूसरी कोई मेट्रो चली हो तो बता देना। एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमने लखनऊ में बनाया, दूसरा यूपी में कोई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना हो तो बता दो। लोक भवन हमारा बनाया हुआ, मेदांता अस्पताल हम लेके आए, ICT हब HCL हमारा दिया हुआ, एशिया का सबसे बड़ा पार्क हमारा बनाया हुआ, एक्सप्रेस वे हमारा बनाया हुआ, सारा डेवलपमेंट हमारा किया हुआ। जब ये सोच रहे हैं जनता सुन लेगी तो ये बीच में बोलना शुरू कर दिए। इनके पास कोई विजन नहीं है सर, कोई विजन नहीं है। एशिया का सबसे बड़ा पार्क हम बना रहे हैं, सबसे पहली मेट्रो यूपी को हम दे रहे हैं। कोई जवाब नहीं इनके पास है। हमने तो 5 लाख से सरकारी नौकरी भी दी। बता रहा हूँ, सुन लीजिए, क्या बताओ? सुन लीजिए। क्या बताओगे? आपने कहा सुन लीजिए, जितेंद्र भाई जवाब ले लीजिए, जितेंद्र भाई जवाब ले लीजिए, सुन लीजिए। अभी भाई साहब कह रहे थे वर्मा जी की केवल लखनऊ मेट्रो चलाई है और कोई मेट्रो चलाई नहीं है। हाँ। तो शायद पता होना चाहिए कि 6 जिलों के अंदर मेट्रो चल रही है। कानपुर, झूठ मत बोलिए, कम से कम चैनल पे बैठ के कम से कम झूठ मत बोलिए। आप तो मोदी के भी पापा निकल गए, आपके तो मोदी के भी पिताजी निकल गए। अरे बड़े भाई झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। कानपुर में चल रहा है, मैं कानपुर का हूं। ठीक है, प्रदीप भटनागर, आलोक पांडे कुछ कह रहे हैं। प्रदीप भटनागर, आलोक पांडे, जितेंद्र भाई, आलोक पांडे झूठ बोलते हो। बोलिए। सपा सरकार का ही DPR है, सपा सरकार का मेरा मानना है कानपुर में मेट्रो चल रही है, जो उद्घाटन भी हुआ है। जितेंद्र वर्मा सुन लीजिए, आलोक पांडे प्लीज गो अहेड, आलोक पांडे प्लीज गो अहेड। अरे पांडे जी तो अरे सुन तो लीजिए, आलोक पांडे बोलिए फिर से, शुरू से। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि 6 शहरों में मेट्रो चल रही है और कानपुर मेट्रो तो मेरा होम टाउन है। स्टेडियम बता दो, अभी भूमिगत मेट्रो का उद्घाटन हुआ है। स्टेडियम बता दो इकाना के अलावा। अरे भाई अब मेट्रो की बात हो रही थी, मैं अपने शहर का बता रहा हूँ। अरे बताओ ना स्टेडियम एक। मैं तो कह रहा हूँ स्टेडियम, अभी मेट्रो की बात हमने कहा भाई स्टेडियम हर शहर में थोड़ी ना बनेगा। अरे तो मैदान तो ही बता दो, कोई दूसरा, कोई कैंसर संस्थान बता दो दूसरा जो लखनऊ में बनवाया अखिलेश जी ने। बताओ भाई, IT सिटी कोई हब बता दो, एशिया का कोई दूसरा बड़ा पार्क बता दो जो सबसे बड़ा। आपने बहुत अच्छा काम किया था, फिर क्या हारा यूपी की जनता ने आपको? आप 24 में बहुत अच्छा काम किया था तो क्यों हार गए थे? अरे 24 में जवाब दिया ना बीजेपी को, वही विकास बोल रहा था भाई। 2012 से लेके और 24 तक कितने चुनाव जीते आप? अरे 24 से लेकर 24 से 37 तक हम लगातार जीतेंगे, ये भी तो गिनिए। अच्छा, उसके बाद उपचुनाव में क्या हुआ आपका? अरे 24 से 37 तक जीतेंगे हम, आप देखिएगा। 27 उसके लिए हमारी एडवांस बधाई है। धन्यवाद। आपने तो 2012 से 17 में जितना अच्छा काम किया था उसको लेके जनता के पास जाइए। ठीक है, तमजीद अहमद, और कहिए कि हमें जो है जिताइए, आप जीतिए। आलोक पांडे, सुनिए बड़े भाई, जब आप ये कहते हैं सपा हार रही है लगातार, तो साथ में आप ये कहा करिए कि 90 तक भाजपा नहीं थी, जब पैदा हुई थी बीजेपी तो 47 साल बाद देश में सत्ता में आई थी। सोचिए आप। बिल्कुल।
केवल एक दल को मत ठीक है समझिए। तमजीद अहमद, ठीक है आलोक पांडे, ठीक है जितेंद्र भाई, इनफ इनफ इनफ। तमजीद अहमद क्या बोलूं मैं, मतलब हम लोग को बुलाते क्यों, मैं तो ये समझ में नहीं आता। जब आपको अपनी डिबेट 2-3 लोगों में सीमित रखनी है तो हम लोग को बुलाया नहीं, आप बोलिए तमजीद भाई बोलिए। मैं क्या बोलूं मतलब क्या सवाल है आपका, मैं क्या बोलूं, सवाल क्या है आपका, मैं बोलूं क्या, मतलब टाइम पास करने के लिए तो नहीं आया था आपकी डिबेट में, सवाल क्या है आपको वक्त कम दे पाया, मैं मानता हूं। मेरा सवाल यही है कि जब जानबूझ के ऐसा देखिए करते हैं। जितेंद्र पहली वर्मा बात आप- डिबेट हाईजैक करते हैं, उनकी आदत पुरानी हो गई है, वो हर डिबेट नहीं, हाईजैक आप करना हाईजैक चाहते हैं। करते हैं। प्रदीप आप- जी के साथ पहले भी डिबेट में आए, पूरी डिबेट वो हाईजैक कर ले गए। मैं तमजीद अहमद आपसे आप क्लोजिंग hijack कमेंट ये करते चाहता हूं, तमजीद अहमद एक नहीं, क्लोजिंग नहीं, कमेंट सुनिए तमजीद अहमद मुझे एक पता क्लोजिंग नहीं, आप मेरा आज का तमजीद सवाल ही अहमद मुझे पता नहीं, तमजीद आप अहमद टाइम पास करना चाह रहे हैं, तमजीद बोलो। अहमद तमजीद अहमद एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे चाहता हूं। क्या closing comment? सरकार आपका सवाल अगर क्या है? आपकी क्या closing comment? तमजीद अहमद क्लोजिंग कमेंट एक आपसे चाहिए, सरकार आपकी थी, चाहे समाजवादी पार्टी की थी या बीजेपी की थी, मेरा सवाल आपसे आज भी यही है, क्या एक क्राइम के मामले को पॉलिटिकल रूप रंग दिया जा रहा है, ये सही है? नहीं सही क्या, आपको दिख नहीं रहा है, साफ साफ ओपन एंड शट केस है। वही पुलिस एक को दोषी मान रही है, दूसरे दिन रिलीज कर रही है, तीसरे दिन उसका बेल ऑर्डर बन जा रहा है। हम्म कौन सी पुलिस सही है, कौन सी सरकार सही है, सवाल तो पूछे जाएंगे ना। कि ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही आप लोग मान के उसको वही सही मान लोगे, वही एक तो वर्जन हो इनका। देखिए एक बात समझिए, जब हम लोग राहुल गांधी जी सामाजिक न्याय की मांग जो कर रहे हैं ना, बहुत दर्द है लोगों को इस मांग को। और जिस तरीके का ये तांडा हुआ है कौशाम्बी के अंदर, आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी जिस तरीके से प्रदीप भटनागर क्लीन चिट दे रहे थे, उसी तरीके की क्लीन चिट आप कितना 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 ये शर्म की बात है। एक 8 साल की बेटी के बयान को प्रदीप भटनागर जैसे लोग झूठा मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं भाई, उसका क्या दोष है? वो बेटी ने कल भी बयान दिया, उसके बावजूद भी कि मुझसे न्यायालय में इंग्लिश में सवाल पूछा गया था और उनकी मां ने कहा कि हम बयान से नहीं पलटे। ये कौन सा सामाजिक न्याय है भाई? प्रदीप भटनागर भाजपा के प्रवक्ता यहाँ बैठ के उस लड़की को झूठा बता रहे हैं और क्लीन चिट दे रहे हैं। एक जो भी रहा, मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ अपराधी, लेकिन जो भी रहा हो उसको ये क्लीन चिट दे रहे हैं, ऐसे न्याय होगा? ये कौन सा सामाजिक न्याय भारतीय जनता पार्टी कर रही है? कि सड़कों पे अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो आप उसको न्याय की बात करके आंदोलन नहीं कर देंगे भाई, अदालत फैसला करेगी ना। कि प्रदीप भटनागर यहाँ बैठ के जज बन गए तो फैसला कर देंगे। यही हो रहा है इस देश के अंदर। प्रदीप भटनागर जैसे लोग सड़कों पे जो आके तांडव करेगा, मांग करेगा, उसकी सरकार मांग मान रही है। ठीक है तमजीद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप भटनागर, वक्त थोड़ा सा कम है, तमजीद भाई माफी चाहता हूं, आपको ज्यादा वक्त नहीं दे पाया। प्रदीप भटनागर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितेंद्र वर्मा, आज आपने फिर से हाईजैक कर लिया मेरी डिबेट को, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। डॉक्टर आलोक पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक है आप, तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन क्लोजिंग कॉमेंट एक मैं भी दे दूं, राजनीति के बारे में मैंने कहा था वो औरत और आदमी का फर्क नहीं देखता, जो बीच में आ जाए उसे खा जाता है। कौशाम्बी में भी ऐसा ही हो रहा है। रुक रहे थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।